साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यह जो करंट अफेयर लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर अपने वेबसाइट पर इनके द्वारा अपलोड की जाती है, वहीं से इस करंट अफेयर को या इस कंटेंट को लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, या कह सकते हैं कि जो मेरा अपना एक अनुभव है, उस अनुभव को एक सुझाव के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूँगा। यदि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो करंट अफेयर है, होता क्या है, जनरली हम लोग जब एग्ज़ाम आता है तब सारे करंट अफेयर को, साल भर के करंट अफेयर को एक साथ पढ़ते हैं। तो यह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि होता क्या है कि प्री में तो हो सकता है आपके लिए यह चीज़ कारगर साबित हो, परंतु कई बार मेंस में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में जो यूपीएससी अर्थात आईएएस की 2023 की मुख्य परीक्षा और जो यूपीपीसीएस की जो मेंस 2023 की मुख्य परीक्षा अभी हाल ही में आयोजित हुई है सितंबर में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उस मुख्य परीक्षा को मैंने दिया था। तो आप देखें, कभी भी आप मेंस के जो पेपर हैं आप उनको उठा के देखिए, तो जो 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते हों या आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन वहाँ पर आ जाए। होता क्या है कई बार कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर वो सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए जब आप करंट अफेयर डेली या रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं और विस्तार से करंट अफेयर को पढ़ते हैं, तो ये करंट अफेयर वहाँ पे आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, यदि मान लीजिए कहीं पे जीएस के क्वेश्चन में वंचित वर्गों या महिलाओं संबंधित या जलवायु परिवर्तन संबंधित कोई भी प्रश्न बनाया जाता है, तो वहाँ पर आप यदि करंट अफेयर जो भी आपने कभी भी पढ़ा हो, तो उसमें कोई योजना आपने पढ़ी हो या उसका कोई एस्पेक्ट पढ़ा हो या आपने कोई इंडेक्सेस पढ़ा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, चाहे लैंगिक असमानता को हो, यदि उनको आप वहाँ पर अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर देते हैं, तो आपके उत्तर का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे और ऐसे करंट अफेयर को पढ़िए जिसमें कई सारे एस्पेक्ट बताए जाते हों। तो इसके लिए मेरा अपना सुझाव है कि जो विजन आईएएस कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो डेली न्यूज़ टुडे नाम से करंट अफेयर जारी किया जाता है, ये करंट अफेयर यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप इसमें देखेंगे आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट मिलेंगे जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फिक्की ने हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजारों, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, यह फिक्की का पूरा नाम क्या है, यह फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह फिक्की की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट अवैध गतिविधियों के अलग अलग रूपों की पेचीदगियों की जांच करती है, साथ ही अवैध अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच जटिल गठजोड़ को भी रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें कही गई हैं, उन बातों को देखें यदि, तो भारत ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और अपराध सूचकांक में भारत के बेहतर स्कोर से इसकी पुष्टि होती है। भारत में संगठित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी कम मौजूद हैं। वर्ष 2021 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धन शोधन की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 5% थी। वर्ष 2021 में हिंसा का आर्थिक प्रभाव देश की जीडीपी का लगभग 6%, क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर 6% था। वहीं भारत नशीली दवा उत्पादक प्रमुख देशों के पास स्थित है। जो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन ट्रेसेंट जो है, वो भारत के दो तरफ से गुजरती है। तो देखिए, इस वजह से एक तो आपका म्यांमार वाला इलाका है और दूसरा आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। देखिए, इस वजह से नशीली दवाओं का अवैध या अधिक अवैध व्यापार देखा जाता है। हाल के वर्षों में इस व्यापार में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। फिक्की ने गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए नीतिगत अनुशंसा के रूप में 6C का सुझाव दिया है। तो ये 6C क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला है आतंकवाद और संगठित अपराध का विनियामक फ्रेमवर्क के तहत संज्ञान लेना है, अर्थात कॉन्गिनेंस। दूसरा, गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह की निरंतर एवं गहन जांच करना, कंटिन्यूअस। तीसरा है अधिक समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का गठन करना, कोऑर्डिनेशन। और चौथा है
जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदलना, क्रिएटिंग। और पांचवा व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना, कॉम्बैक्टिंग। तथा छठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना, कॉपरेशन। ध्यान दीजिएगा, जो हमने ऊपर बात की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा तैयार किया जाता है और 2023 के इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की गति में कमी लाने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे दूर किया जा सकता है या उसके लिए जो उपाय हैं उसमें भी उन उपायों में आप बता सकते हैं सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण करना। देखिए, सीमेंट उद्योग में पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो कार्बन उत्सर्जन का कारण बनती हैं। पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन। पायरो प्रोसेसिंग क्या होता है? इसके तहत चूना, पत्थर और क्ले को भट्ठी में 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। दूसरा है कैल्सिनेशन। इसके अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, यह विश्व में लोहे और इस्पात के बाद दूसरा, मतलब आवश्यकता क्यों है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो जो सीमेंट उद्योग है यह विश्व में लोहे और इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक है। दूसरा कारण, सीमेंट उद्योग वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 7% का योगदान देता है और वर्ष 2050 या 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है या घोषित किया है। भारत के समक्ष जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनकी बात करें तो भारत में शहरीकरण काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ आवास और अवसंरचनाओं के विकास में तेजी देखी जा रही है, तो सीमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा। पायरो प्रोसेसिंग व कैल्सिनेशन के लिए विकल्पों की उपलब्धता का अभाव, मतलब ऐसी तकनीकों का अभाव है जो इनके विकल्प के तौर पर कार्य कर सकें। क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पहले और आर्थिक उपाय सीमित हैं। उपायों की बात करें कि क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो ब्लेंडेड सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना, अर्थात किसी अन्य विकल्प का उपयोग करके चूना पत्थर का कम से कम उपयोग करना। दूसरा, सीमेंट के उत्पादन में पुनर्चक्रित सामग्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाना। तीसरा, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, औद्योगिक अपशिष्ट और बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधनों का अधिक उपयोग करना। चौथा, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। ध्यान दीजिएगा कि जो सीमेंट है, सीमेंट में जो शामिल घटक हैं कौन कौन से, देखिए भारत मुख्य रूप से 4 प्रकार की सीमेंट उत्पादित करता है जिनके घटक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? इसमें चूना पत्थर है या धातुमल या क्लिंकर कहते हैं, फ्लाई ऐश होता है, स्लैग होता है और जिप्सम होता है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। अगला है 22वें विधि आयोग ने ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर या जिसे प्राथमिकी भी कहते हैं दर्ज करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विधि आयोग ने अपनी 282वीं रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किसी संज्ञेय अपराध कॉन्जिक्टिव अपराध के घटित होने पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या हैं? पहला, एफआईआर को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एफआईआर को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे सभी संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां आरोपी के बारे में पता नहीं है, आरोपी के बारे में पता है और उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। दूसरा, राज्यों के पास अपराधों की सूची का विस्तार करने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, पक्षकारों के निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौथा, मुखबिर या शिकायतकर्ता का सत्यापन किया जाना चाहिए और झूठी सूचना देने के लिए सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला, सभी गैर संज्ञेय अपराधों के मामले में ई शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायत का अर्थ इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से वर्णित कोई भी आरोप है। क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। एफआईआर का महत्व क्या है? देखिए, नागरिक किसी अपराध की प्राथमिकी आसानी से और कुशलता से दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को समय समय पर ऑनलाइन देख सकते हैं। तीसरा, इससे पुलिस स्टेशन में लोगों के आने की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को ऐसी
अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें दो या दो से अधिक देशों में समूहों या नेटवर्क द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। इसमें वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार आदि का सहारा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को यूएनटीओसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में अपनाया था। इसे 2003 में लागू किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय वर्ष 2000 में अपनाया गया था, 2003 में इसे लागू कर दिया गया था। इस अभिसमय के पूरक के रूप में निम्नलिखित 3 प्रोटोकॉल हैं। पहला, व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, प्रतिबंधित करने एवं दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल की भारत ने इसकी अभिपुष्टि की है। दूसरा, भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल तथा आग्नेयास्त्रों, उनके हिस्सों आदि के अवैध निर्माण एवं तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल। इनमें से किसी प्रोटोकॉल में पक्षकार बनने से पहले देशों को स्वयं अभिसमय में पक्षकार बनना होगा। जैसे भारत ने पहले वाली की अभिपुष्टि कर दी है। सदस्य क्या हैं, कितने हैं? हस्ताक्षरकर्ता 147 और पक्षकार 191 देश हैं। भारत ने 2011 में इसकी अभिपुष्टि की थी। भारत द्वारा की गई इसके संबंध में पहले कौन सी है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है। दूसरा, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया। इसमें विशेष रूप से मानव तस्करी को परिभाषित किया गया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में मानव तस्करी को परिभाषित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, विधि आयोग ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमत की आयु सीमा शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सहमत की आयु सीमा एज ऑफ कंसेंट कम करना अस्वीकार किया है। आयोग का मानना है कि ऐसा करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ जारी लड़ाई पर सीधा व नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सहमत की आयु, चूंकि अभी कुछ समय पहले क्या है, कोर्ट ने कहा था कि इस पर विचार करना चाहिए कि सहमत की आयु जो है वो थोड़ा कम किया जाए। सहमत की आयु सीमा वह उम्र है जिसके पार करने पर कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला, विवाह करने या यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने हेतु कानूनी रूप से सक्षम माना जाता है। वर्तमान में पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमत की आयु 18 वर्ष है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और धारा 8 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक पर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बालक पर पेनिट्रेटिव लैंगिक हमले और लैंगिक हमले के लिए क्रमशः न्यूनतम 10 वर्ष, मतलब पेनिट्रेटिव लैंगिक हमले के लिए 10 वर्ष और लैंगिक हमले के लिए 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो अधिनियम का परिवारों द्वारा किशोरों के बीच सहमत से बनाए गए संबंधों को भी आपराधिक ठहराने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। पॉक्सो अधिनियम का परिवारों द्वारा किशोरों के बीच सहमत से बनाए गए संबंधों को भी आपराधिक ठहराने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कुछ नाबालिग की शादी वगैरह कर लेते हैं भाग करके, तो वहाँ पर इसका दुरुपयोग होता है। इससे न्यायपालिका पर मामलों का बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए न्यायपालिका ने सहमत की आयु घटाने का पे सिफारिश की थी या इस पर बात करने के लिए कहा था। विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है? पॉक्सो अधिनियम में संशोधन के संबंध में अदालत को किसी आरोपी को पॉक्सो के तहत निर्धारित न्यूनतम जेल अवधि से कम सजा देने के लिए न्यायिक विवेक का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, कि कोर्ट खुद डिसाइड कर ले कि उसकी सजा कम की जा सके। न्यायिक विवेक का प्रयोग कतिपय शर्तों पर किया जा सकता है, जैसे यौन संबंधों की अप्रत्यक्ष स्वीकृति हो, आरोपी की उम्र जो है बालक से 3 साल से अधिक ना हो, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 साल से अधिक ना हो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधन जब किसी सिफारिश में कहा गया किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब किसी नाबालिग पर सहमतपूर्ण संबंध बनाने पर पॉक्सो के तहत आरोप लगाया जाता है तो किशोर न्याय अदालतों को अपने विवेक से उचित आदेश पारित करने का अधिकार देना चाहिए। आगे बात करते हैं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की ढेलेदार लंपी मिट्टी की वजह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगों की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया, ऐसा कहा गया इसरो के द्वारा। प्रज्ञान रोवर अपने पहियों पर उभरे राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो जो कि अपोलो 11 से प्रेरित है की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया है। इससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की मृदा के गुणों के संबंध में एक नई समझ का संकेत मिलता है। पहले की मिशनों में चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में टैल्कम पाउडर जैसी मुलायम मिट्टी का संकेत मिला था जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। ठीक है, विक्रम लैंडर की लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम धूल उत्पन्न हुई थी। इससे यह पता चलता है कि चंद्रमा की सतह ढीली धूल युक्त नहीं है बल्कि चिपचिपी और गांठदार है। चंद्रमा की ढेलेदार मिट्टी किसी वाष्पशील पदार्थ जैसे वाटर आइस की उपस्थिति का संकेत दे सकती है। ढेलेदार है मतलब कभी वो गीली हुई होगी।
चंद्र रेगोलिथ के बारे में बात करें तो चंद्रमा की मिट्टी, चंद्र रेगोलिथ क्या है? चंद्रमा की मिट्टी। रेगोलिथ की एक मोटी परत संपूर्ण चंद्रमा की सतह को कवर करती है। यह परत खंडित एवं असंगठित चट्टान सामग्री से बनी है। पृथ्वी की मृदा के विपरीत चंद्रमा की मिट्टी को किसी भी तरह से आकार, रूप या रसायन विज्ञान के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चंद्रमा की मिट्टी में कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं। हवा और पानी की अनुपस्थिति में नई खंडित सतहों के निर्माण के साथ बनी मृदा के कणों के किनारे नुकीले रह जाते हैं। चंद्र रेगोलिथ के घटक क्या हैं? रॉक चिप्स, खनिज के टुकड़े, इम्पैक्ट एवं ज्वालामुखी ग्लास तथा चंद्रमा पर पाए जाने वाले एक अजीब घटक जिसे एग्लूटिनेट्स कहा जाता है। ज्वालामुखी ग्लास या सीसा मैग्मा के ठंडा होने पर निर्मित आकारहीन ग्रेनाइट जैसी चट्टानें होती हैं। अब कुछ हम लोग अन्य जो सुर्खियों में रही चीज़ें हैं उनकी बात करें तो पहला है इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 IGMS 2.0। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने IGMS 2.0 इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली, लोक शिकायत पोर्टल और ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में स्वचालित विश्लेषण का शुभारंभ किया है। देखिए, इसके बारे में बात करें इंटेलिजेंस शिकायत निगरानी प्रणाली के बारे में तो यह क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आती है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? IIT कानपुर। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम के तहत दर्ज की गई एवं निपटान की गई शिकायतों, राज्यवार व जिलेवार शिकायतों तथा मंत्रालयवार आंकड़ों का त्वरित सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करना। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से युक्त है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो देखिए IIP एक अनुपात है जो अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों के विकास को मापता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हर महीने इसके डेटा जारी किया जाता है। इसका वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011-12 है। IIP में 3 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? विनिर्माण, खनन और विद्युत। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसका 3 व्यापक क्षेत्र हैं, विनिर्माण, खनन और विद्युत। IIP में सभी 8 कोर उद्योगों का भारांश जो है वो 40.27% है। अब इसमें देखिए IIP में कोर उद्योगों का घटता क्रम किस प्रकार से है? जो 8 उद्योग हैं कोर उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद सबसे अधिक भारांश है 28.04, फिर विद्युत का है 19.85, फिर इस्पात का 17.92, कोयला 10.33, कच्चा तेल 8.98, प्राकृतिक गैस 6.88, सीमेंट 5.37 और फिर सबसे लास्ट में उर्वरक 2.63। अब आगे बात करते हैं हम लोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE का अनुसूचित वर्गीकरण। देखिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा को अनुसूची B से अनुसूची A में अपग्रेड किया गया है। इरिडा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इससे इरिडा को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देखिए, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं वो उनकी 4 अनुसूचियाँ हैं, A, B, C और D। तो यहाँ B से A में किया गया है। इस वर्गीकरण को 1965 में बोर्ड स्तर के अधिकारियों का वेतनमान निर्धारित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने वर्गीकरण और संशोधन उन्नयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं। कौन कौन से? पहला है मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक में निवेश, निवल बिक्री है, लाभ है आदि आते हैं। गुणात्मक में राष्ट्रीय महत्व, प्रौद्योगिकी का स्तर आदि आता है। आगे बात करते हैं पिंक वॉलवर्म के बारे में। पिंक वॉलवर्म इस कीट का प्रकोप 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब की कपास पेटी में सामान्य घटना है। बेसिलस थुरिजिएंसिस जिसे बीटी कहते हैं, बीटी कपास में मिट्टी के बैक्टीरिया से प्राप्त जीन शामिल रहते हैं। कपास की यह फसल इस जीन के कारण एक प्रोटीन निर्मित करती है जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है। यह प्रोटीन अमेरिकन वॉलवर्म के लिए भी विषाक्त होता है, लेकिन अब यह प्रोटीन जो है पिंक वॉलवर्म पर प्रभावी नहीं हो रहा है। देखिए, एक अमेरिकन वॉलवर्म है और जो भारत में पाया जाता है उसे पिंक वॉलवर्म कहते हैं। पिंक वॉलवर्म जिसका वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला या सॉन्डर्स है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्थानिक प्रजाति कहाँ की है? संभवतः पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र की है। इसका प्रभाव क्या होता है? वयस्क मादा जो पिंक वॉलवर्म होता है ये कॉटन वॉल्स पर अंडे देती है। अंडों से निकले नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं ADB एशियन
डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एडीबी ने पूंजी प्रबंधन सुधारों को मंजूरी दी है। इससे अगले 10 वर्षों में $100 अरब की नई वित्त पोषण क्षमता प्राप्त हो सकेगी। एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के प्रयास से स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, मैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस के मनीला में है। कार्यादेश क्या है, अर्थात मैंडेट क्या है इसको? एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और संधारणी एशिया व प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करने के प्रति प्रतिबद्ध है। देखिए कार्य क्या है, यह ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करता है। सदस्यता, इसमें भारत सहित 68 सदस्य देश हैं। 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं तथा 19 इससे बाहर के देश हैं। अन्य जो प्रमुख जानकारी की बात करें तो 5 सबसे बड़े शेयर धारक में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका 15.6% है दोनों के, 15 मतलब सेम है। चीन 6.4, तीसरे नंबर पे जो है आपका भारत आता है 6.3 तथा ऑस्ट्रेलिया आता है फिर 5.8। देखिए क्रम में तो भारत आ जाएगा चौथे पे, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। कैलिप्सो मतलब इसका पूरा नाम है क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन। देखिए नासा ने घोषणा की उसके कैलिप्सो सैटेलाइट ने अपना विज्ञान मिशन समाप्त कर दिया है। नासा ने घोषणा की है कि उसके कैलिप्सो सैटेलाइट ने अपना विज्ञान मिशन समाप्त कर दिया है। यह उपग्रह लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता के मापन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह उपग्रह लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता के मापन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इस ध्यान रखिए ये सैटेलाइट ये नासा का मिशन है। इस सैटेलाइट को 2006 में लॉन्च किया गया था। इसे नासा और फ्रांस के CNES सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड्स स्पेटियल्स ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसे क्लाउडसेट उपग्रह पर क्लाउड प्रोफाइलिंग राडार सिस्टम के साथ प्रक्षेपित किया गया था। नाविक के लिए चिपसेट की बात करें तो देखिए आपका नाविक जो है भारत का एक तरह का GPS सिस्टम है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक का पूरा नाम है। के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट या माइक्रोचिप्स का निर्माण पहली बार कोई भारतीय कंपनी भारत में ही कर रही है। भारतीय कंपनी का नाम क्या है? मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित है। चिपसेट को 7 भारतीय उपग्रहों से आने वाले संकेतों को डिकोड और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो आपका नाविक है इसमें 7 उपग्रह हैं। ठीक है, ये चिपसेट किसी नेविगेट गैजेट को नाविक के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। प्रोजेक्ट मेरियाना को 3 BIS इनोवेशन हब केंद्रों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसमें 3 कौन से? पहला है द स्विस, दूसरा है सिंगापुर और तीसरा है यूरो सिस्टम हब सेंटर्स। इसका बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक के साथ विकास किया गया था। इस परियोजना ने वित्तीय संस्थानों के बीच होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के सीमा पार व्यापार और निपटान का परीक्षण किया है। इसके लिए इसने पब्लिक ब्लॉकचेन पर नए विकेंद्रीकृत वित्त प्रौद्योगिकी अवधारणाओं का उपयोग किया है। होलसेल CBDC का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य केंद्रीय बैंक भंडार में अंतर बैंक हस्तांतरण और संबंधित होलसेल लेन देन के निपटान से है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। तो देखिए यह भारतीय सेना की एक पहल है। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो ये भारतीय सेना से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा शासन कला, युद्ध कला, कूटनीति और शानदार रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीतिक विचारों की समृद्ध भारतीय विरासत की खोज के लिए शुरू की गई एक पहल है। अपने मूल उद्देश्य में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन सैन्य रणनीतियों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो हमारी प्राचीन रणनीतियां रही हैं और जो वर्तमान की हैं। इस परियोजना का लक्ष्य स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की गहनता, उनके विकास और भूमि पर शासन करने वाले रणनीतिक विचार प्रक्रियाओं को समझना है। डेमेसेल फ्लाई प्रजाति के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट, केरल के पश्चिमी घाट में एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति पाई गई है। इसका नाम आर्मागेडन रीड टेल रखा गया है। आर्मगेडन रिटेल नाम जो है इकोलॉजिकल आर्मगेडन की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। यह एक पदावली जिसका उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी भूमिका क्या है? कीट परागण, पोषक चक्र और अन्य जीवों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।